हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स फॉर 2023-24 यानी कि 2023-24 में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स में आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स का ओवरऑल पूरा हम ओवरव्यू चेक करेंगे, समझेंगे, इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा तभी आगे के चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में भी इस चैप्टर में से काफ़ी सारे बेसिक्स क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सब्जेक्ट जो है हमारा वह है इनकम टैक्स और चैप्टर नंबर है हमारा फर्स्ट। इनकम टैक्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इनकम टैक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इनकम और टैक्स दो वर्ड दोनों को समझते हैं। इनकम का मतलब आय से होता है, कमाई से होता है ना। जैसे हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की, हर बिजनेस की कुछ ना कुछ कमाई होती है, ठीक है। उस कमाई के ऊपर टैक्स की बात चल रही है। टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? जो गवर्नमेंट होती है, मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मान लो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम शॉर्ट में सीजी बोलेंगे, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट में भी ले लो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स वहां पर भी लगता है। हम अभी ओनली अगर टैक्स की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती है, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट है हमारी, हाँ, उसको कमाई कहाँ से होगी? क्योंकि गवर्नमेंट की कमाई होनी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेगी? अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट को कौन से खर्चे करने पड़ते हैं? बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। डिफेंस, देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। जैसे डिफेंस में आपकी आर्मी आ गई, तीनों सेनाएं आ गई, जल, थल और वायु सेना, और उनके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है ताकि देश सेफ रहे, सिक्योर रहे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे, उसके लिए पुलिस फोर्स हो गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, उनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनको हम गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। उनको सैलरी देनी है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलाना है, सारा सिस्टम चलाना है, उसमें खर्चा होगा। देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना पड़ता है। देश में अच्छे हाईवे बनाने पड़ते हैं, रोड्स बनाने पड़ते हैं, डैम बनाने पड़ते हैं, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई अच्छे से हो। हेल्थ के ऊपर बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं। हेल्थ और रिसर्च के ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है, एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट को खर्चा तो बहुत करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ये सब खर्चे कैसे करेगी कि सर गवर्नमेंट के पास पैसे छापने की मशीन है, उससे पैसा छापेगी और खर्च करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा आएगा कहाँ से जी? जब ताकि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे खर्च कर सके, तो वो एक जरिया है टैक्स। गवर्नमेंट के पास जो इनकम का मेजर सोर्स होता है वो टैक्स होता है। तो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक तरह की इनकम है। टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट की तरह एक तरह की क्या है? इनकम। और बाकी सारे क्या है? गवर्नमेंट फिर उस इनकम से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने सारी चीज़ें बताई, उसके ऊपर खर्चे करती है। अब गवर्नमेंट के पास ये टैक्स आता कहाँ से? तो ये टैक्स दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरीके का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स, है ना। मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताऊं तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है? ये दो तरीके के टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब गवर्नमेंट को ये पैसा कौन देता है? हमारे देश में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सर्वेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो, चाहे सरकारी नौकरी है, गैर सरकारी नौकरी है, चाहे कोई बिजनेसेस हैं, चाहे बहुत सारे जो समूह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों की जो कमाई होती है, इन लोगों की जो इनकम होती है, उस इनकम पर कुछ परसेंटेज टैक्स इन लोगों को जमा कराना पड़ता है इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट की कमाई होती है। अब ये लोग बोलेंगे नहीं भाई हम क्यों दें आप लोगों को टैक्स? गवर्नमेंट जी हम आपको इनकम टैक्स, हमारी इनकम के ऊपर हमने मेहनत करके पैसा कमाया, आपको क्यों दें? जो बिजनेस है वो बोलेगा भाई हमने इतना प्रॉफिट किया है, आपको क्यों दें? तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब आप हमारे देश के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं,
आप हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, रोड यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, आपको हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस के रूप में बहुत सारी सिक्योरिटी मिल रही है, आपको सेफ्टी मिल रही है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए आप लोग जो है धंधा कर पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं। ये सब हमने, गवर्नमेंट बोलेगी हमने आपको ये प्रोवाइड किया है, तो इसके बदले में आपको हमको टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा ताकि हम आपकी इन सुविधाओं को और अच्छा कर सकें, ताकि आप अपना बिजनेस और अच्छे से कर सकें, ताकि आपको और अच्छी सेफ्टी मिल सके, ताकि आप अपना बिजनेस और बढ़ा सकें, ताकि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपके एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा सैलरी मिले, और इससे देश आगे बढ़ेगा। ओके, अच्छा इन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो चलो फिर टैक्स लो। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, ये जितने भी बिजनेसेस होते हैं ये जब भी गुड्स को सेल करते हैं या गुड्स को परचेज करते हैं तब इन पे लगता है जीएसटी। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि जीएसटी लगता तो कंज्यूमर पे, वैसे हमारा सबसे लास्ट यूनिट जो है वो जीएसटी एक्ट के ऊपर होगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी को इतना समझ लो, इनकम टैक्स और जीएसटी में फर्क क्या है। इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, जैसे मेरी कमाई है और मेरी कमाई इतनी है कि उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, आगे हम स्लैब रेट्स के बारे में बात करेंगे, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो सीधा कनेक्शन किसके बीच में, मेरे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया कि मुझे अगर मेरी कमाई में साल भर इतनी कमाई हुई है तो इतना मेरे को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा मेरी इनकम के ऊपर, मामला खत्म। तो गवर्नमेंट को मैंने पैसा दे दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया, मामला खत्म। जीएसटी अलग है। जीएसटी कैसे होता है, जीएसटी क्या होता है, जैसे मैं ये पेन परचेज करके लाया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए ये पेन जो है वैसे बोर्ड के साथ आया, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं अलग से, लेकिन मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कि 1000 रुपये का पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है, 1000 रुपीज़ का पेन है, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए। तो इसका मतलब इसमें 1000 का 18% कितना हो गया, ये हो गया 180 रुपये। तो 1180 रुपये टोटल मैंने पे किए। किसको पे किए, जिससे मैंने पेन खरीदा। मैंने किससे पेन खरीदा, एक बिजनेसमैन से, एक बिजनेस से। अब वो बिजनेस को मैंने कितने दिए, 1180 रुपये, 1000 रुपये इस पेन के, 180 रुपये जीएसटी के। मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ तो जीएसटी मुझ पे लगता है। अब वो जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, उसमें से 1000 रुपये अपने रख लेगा और 180 रुपये किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। इसका मतलब मैंने टैक्स दिया तो सही, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली दिया, सीधा गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैंने बिजनेसमैन को दिया, बिजनेसमैन ने आगे फिर उसको गवर्नमेंट को जमा कराया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट लगता है। तो ये दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी देखिए आप, हम आते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये हमारा इनकम टैक्स। तो ये होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और इससे पूरी इकोनॉमी चलती है, कंट्री चलती है, देश चलता है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है। ओके, पुराने टाइम में राजा महाराजों के टाइम भी ऐसा ही होता था। गवर्नमेंट जो होती थी, राजा महाराजा जो होती थी, उनका जो खजाना है वो ऐसे ही बढ़ता था टैक्सेस के रूप में, और पब्लिक इसलिए टैक्स जमा कराती थी कि राजा बोलता था भाई आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको अच्छी सुविधाएं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी हेल्थ, वेल्थ, सबके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, तो इसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है राज्यों के पास में, राजाओं के पास में कमाई आती थी, और कुछ वो डायरेक्ट बिजनेस भी करते थे। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं तो वो भी बिजनेस करती है, तो वैसे भी कमाई होती है उनकी, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं हम, थोड़ा सा मैं समय लूँगा लेकिन आपको समझाऊँगा बहुत अच्छा, इसलिए थोड़ा सा आप वेट करना, चीज़ें पूरी क्लियर कर दूँगा। अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे इनकम टैक्स के ऊपर। व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा भी, थोड़ा थोड़ा साथ में एग्जांपल भी दूंगा, पर करेंगे हम पूरा डिटेल में। टैक्स आर कंसीडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। देखो आपको समझ में आया, अगर आपको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी की सारी सुविधाओं का आनंद उठाना है, आपको रोड पे चलना है, बस से ट्रैवल करना है ना, और एयरपोर्ट से भी आपको हवाई जहाज़ में चढ़ना है, शिप से जाना है आपको, और हाईवे पे गाड़ियाँ चलानी है ना, तो अब आप बोलोगे टोल देते हैं, वो एक अलग टैक्स है, ठीक है, वो मेंटेनेंस टैक्स है, ठीक। इसके अलावा आपको अपना बच्चों को शिक्षा देनी है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ वगैरह सब चीज़ों का आपको देश में रहना है, तो उसका एक कॉस्ट होता है, और उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, और यही है हमारा टैक्स। ओके, और ये जीएसटी के रूप में भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स के रूप में डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट इसको लेवी करती है, यानी कि इसको अप्लाई करती है, हम पे डालती है भार इसका, टैक्स का, गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि गवर्नमेंट को सोसाइटी के बहुत सारे कॉमन खर्चे हैं जो करने पड़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है
इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों को मैं अच्छे से समझा चुका। डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मेरे पे अप्लाई हो रहा है, आप पे अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स, और इसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब किसी गुड्स और सर्विस की प्राइस पे जो टैक्स लेवी होता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज के एग्जाम्पल है। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। इतना तो सर आपने पहले ही बता दिया था। ये देखो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाई आर टैक्सेस लेविड, वैसे तो मैं इसका आंसर दे चुका हूं, फिर भी एक बार रीडिंग लगा देते हैं। द रीजन फॉर लेवी टैक्सेस इज दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की कमाई का, गवर्नमेंट की आय का, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बेसिक सोर्स है। ओके, रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को जब ये कमाई होती है तो गवर्नमेंट इससे खर्चे करती है। कौन से खर्चे करती है, डिफेंस के ऊपर, ये डिफरेंस नहीं है, डिफेंस है, सॉरी, डिफेंस के ऊपर खर्चे करती है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन के ऊपर करती है, हेल्थ के ऊपर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड, हाईवेज, डैम्स, ब्रिजेस, इनके ऊपर करती है। ओके जी, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है पावर ऑफ लेवी टैक्सेस। गवर्नमेंट को किसने पावर दी कि वो टैक्स लगाए हम पर, और टैक्स के ऊपर जो है एक्ट बनाए, कानून बनाए। गवर्नमेंट को ये पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इंडिया का। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसका आर्टिकल नंबर 265 ले डाउन क्या लिखा है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। कि कोई भी गवर्नमेंट आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, कोई भी गवर्नमेंट तब तक टैक्स ले नहीं सकती और जब तक कि वो उसके ऊपर कानून ना बना दे। ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स अ लॉ नीड फॉर्मल बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को उसी के लिए कानून बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर दे रखी है गवर्नमेंट को कि वो टैक्स लगा सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। द पार्लियामेंट and state legislative are empowered to make law to matter embodied in the several schedule by virtue of article 246 of the constitution of India। आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप जो है एक एक्ट बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और फिर उस कानून के हिसाब से जो है आप टैक्स लगा सकते हैं। ओके, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 का शेड्यूल नंबर कौन सा, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। वो क्या बोलता है, द फॉलोइंग आर द लिस्ट, 3 लिस्ट उसने बताई है। एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी लिस्ट दे रखी है टैक्सेस के लिए। एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है, उसके अंदर यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दे रखे हैं उसके ऊपर वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, राज्यसभा जो होती है, वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। ऑन कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स दे रखे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और असेंबली दोनों उसके ऊपर कानून बना सकती है। ओके, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट पे कौन, यूनियन लिस्ट में जो मैटर दे रखे हैं उसके ऊपर कौन जो है कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, तो वो बना सकती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 82 है ना, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7, उसमें जो यूनियन लिस्ट दे रखी है उसकी एंट्री नंबर 82 of the constitution of India has given the power of the parliament, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, to make law on taxes of income other than particular income। कुछ इनकम को छोड़ करके, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स इनकम है, डायरेक्ट जो इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है इनकम टैक्स एक्ट बनाया 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अप्लाई हुआ था 1962 के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कंपोनेंट्स, अब हम उस एक्ट के अंदर जा रहे हैं जो कानून बनाया है यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस एक्ट का नाम है
उस लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 1962 के अंदर वो अप्लाई हुआ था। उसके बारे में अब हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर्स में वही एक्ट लगेगा, वही कानून लगेगा। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट जो मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर साल, और इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर क्या होते हैं, नोटिफिकेशन क्या होते हैं, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में अब आगे पढ़ने वाले हैं। ये आपके इनकम टैक्स के पूरे कंपोनेंट्स हो गए। ठीक जी, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन कैसे होता है इनकम का, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो रेट्स एंड टैक्सेस है, टैक्सेस की जो रेट्स है, कितने % टैक्स लगेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इंडिया के अंदर जो एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये अप्लाई हो गया था, केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962। तो एक्ट कब बना? 1961 के अंदर। नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अप्लाई कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को। ओके, कहां कहां अप्लाई हुआ? पूरे इंडिया के अंदर। इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं? 298 सेक्शंस हैं, और इसके अंदर शेड्यूल कितने हैं? इसके अंदर शेड्यूल है 1 to 14, 14 शेड्यूल है टोटल। ओके, सेक्शन कितने? 1 से लगाकर 298। अब जो ये सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सेक्शंस दे रखे होते हैं, उन सेक्शंस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं क्लॉज और एक होते हैं सब सेक्शंस। ठीक है, ये सब सेक्शन यहाँ नहीं आएगा। एक होते हैं क्लोजेस और एक होते हैं सब सेक्शंस। क्लॉज कैसे होते हैं? जैसे सेक्शन कितने हैं? 1 से लगाकर 298 है, मतलब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन ऐसे 298 सेक्शंस है। अब इसके अंदर कुछ क्लोजेस होते हैं। क्लोज कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो सेक्शन 1, जैसे मैं पढ़ रहा हूं अभी सेक्शन नंबर 1, ठीक है, और उसका क्लोज नंबर कौन सा है? 1A, क्लोज नंबर 1B, है ना, इस तरीके से। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, है ना, 1A छोटा a, D 4A, सेक्शन नंबर 4 के अंदर 4A क्लोज हो गया। क्लोज ये होते हैं। और सब सेक्शंस कैसे होते हैं? जैसे ये सेक्शंस हैं, इसके अंदर सब सेक्शंस ऐसे होता है, सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 10 का सब सेक्शन 4। तो सर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि ये जो क्लोज होते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। सेक्शन नंबर 1 का क्लोज नंबर A, सेक्शन नंबर 1 का क्लोज नंबर B, मान लेते हैं सेक्शन नंबर 1 दे रखा, उसके अंदर क्लोज A भी है, फर्स्ट का A, फर्स्ट का B क्लोज, फर्स्ट का C क्लोज और फर्स्ट का D क्लोज, 4 क्लोज है। लेकिन इन क्लोजेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो आपका क्लोज नंबर A दे रखा है उसका B से कोई रिलेशन नहीं है, B का C से कोई रिलेशन नहीं है, C का D से कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जो क्लोजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लोज या सब क्लोज भी बोलते हैं उसको, है ना, ये सब क्लोज सही लिखा हुआ था। तो क्लोज या फिर सब क्लोज ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे सब सेक्शंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सेक्शन नंबर हमारा दे रखा है 1, और 1 के अंदर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, ये सब सेक्शन दे रखे हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये होता है क्लोज और सब सेक्शन या सब क्लोज या सब सेक्शन के बीच में डिफरेंस। ओके, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस। अब प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस क्या होता है? एक्सेप्शन इन सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज और सेक्शंस आर कॉल्ड प्रोविजो या एक्सप्लेनेशंस। देखो बहुत सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस, क्लोज, सब क्लोज के अंदर बहुत सारे जो है एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे है ना, बहुत सारे एक्ट हैं ऐसे कि ये चीज़ जो है ना ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगी। जैसे वो जब तक 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटा था तब तक ऐसा होता था कि ये एक्ट जो है सब जगह अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। अब तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हटा ही दिया है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो अब वहाँ पर भी अप्लाई होता है, सारे एक्ट अप्लाई होते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, तो उस वजह से क्या हुआ, वो एक्सेप्शन देते थे ऐसे कैसे भाई ये चीज़ जो है यहाँ अप्लाई होगी यहाँ नहीं होगी, तो वो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। तो वो एक्सेप्शंस जो होते हैं उनको ही हम बोलते हैं प्रोविजंस या फिर एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट आता है फिर हमारा
द फाइनेंस एक्ट, भाई फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्ट देखो, हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट सेशन गवर्नमेंट का होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, असेंबली के अंदर भी होता है, यानी कि संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर बजट सेशन चलते हैं। उस बजट सेशन के अंदर क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एक फाइनेंस बिल लेके आती है, और वो जब फाइनेंस बिल जो कि पूरा का पूरा आपके फाइनेंस के बारे में होता है, उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर अमेंडमेंट्स आए होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में हर साल अमेंडमेंट आते हैं, यानी कि हर साल इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए जो है फाइनेंस बिल लाया जाता है। और उस फाइनेंस बिल जब पार्लियामेंट में और आपका असेंबली में यानी कि संसद में और राज्यसभा में जब वो बिल पास हो जाता है, और फाइनेंस बिल जब पास हो जाता है और उसके ऊपर जब हमारा प्रेसिडेंट है ना, तो वो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर साइन कर देते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं, तब वो फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। और उस फाइनेंस एक्ट के जरिए जो है इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारी चीजें के अंदर परिवर्तन किया जाता है, यानी कि अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा फाइनेंस एक्ट जो हमारा इनकम टैक्स में काम आता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है एवरी ईयर बजट सेशन के अंदर एक बिल प्रस्तुत करता है जिसको फाइनेंस बिल बोलते हैं, और ये बिल जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और असेंबली में भी किया। जब दोनों जगह जब ये पास हो जाता है बिल, तो और प्रेसिडेंट जब उसको ऊपर स्वीकृति दे देता है, सहमति दे देता है, साइन कर देता है, तब वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ओके, इनकम टैक्स रूल 1962 देखो, एक इनकम टैक्स रूल जो है, इनकम टैक्स का एक्ट तो है लेकिन उससे रिलेटेड रूल जो है वो कौन इशू करता है, वो करता है सीबीडीटी। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स के ऊपर काम करती है। तो ये जो सीबीडीटी है ये इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारे रूल्स बनाती है, उनको बोला जाता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ओके, फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसके ऊपर ही बहुत सारे रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम सीबीडीटी फ्रेम करता रहता है, समय की मांग के हिसाब से उन रूल्स के ऊपर बहुत सारे परिवर्तन भी करता है, उन नए रूल्स भी लेके आता है, उनको बोला जाता है इनकम टैक्स रूल 1962। और इसको कौन बनाता है, सीबीडीटी, और इसको इशू कौन करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि एक अथॉरिटी है। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, दो चीजें और होती है, एक होते हैं इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, एक बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। जब भी फाइनेंस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर जो इशू किए गए हैं, इन तीनों चीजों के अंदर जब लोगों को कुछ डाउट्स होता है ना, लोगों को उन चीजों को समझ नहीं आ रही है, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए सीबीडीटी क्या करता है, सर्कुलर इशू करता है और उसके अंदर उन डाउट्स का एक्सप्लेनेशन देता है। और दूसरा होता है सीबीडीटी क्या करता है, जो रूल्स होते हैं उसके लिए क्या इशू करता है, नोटिफिकेशन इशू करते हैं। तो रूल्स के लिए नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं, और कोई डाउट्स होते हैं तो उनके लिए क्या इशू किए जाते हैं, सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, और उसके अंदर उन डाउट्स का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ओके, अब देखो एक्ट तो बन गया, बिल्कुल एक्ट तो बना हुआ, अच्छे से बना हुआ है, ठीक है, एक्ट तो काम करेगा ही, रूल्स भी काम करेंगे ही, सर्कुलर भी काम करेंगे, नोटिफिकेशन भी काम करेंगे, लेकिन फिर भी कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी कौन होता है, जो टैक्स पे करने वाला होता है, उसको एसएससी बोला जाता है। तो जो टैक्स पेयर है और जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में कई बार विवाद हो जाता है, और वो विवाद जब सुलझता नहीं है तो या तो डिपार्टमेंट जो है कोर्ट का रुख करेगा, या जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, वो कोर्ट का रुख करेगा, और वहां पर वाद विवाद होगा, और उसके बाद कोर्ट डिसीजन देता है। और जो कोर्ट डिसीजन देता है वो भी एक तरीके का कोर्ट का डिसीजन है, वो केस लॉ बन जाता है। और इसमें होता यह है कि इसी तरीके का विवाद अगर फ्यूचर में उत्पन्न हो गया डिपार्टमेंट के बीच में और टैक्स पेयर के बीच में, तो फिर वापस आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट जाओगे तो कोर्ट यही बोलेगा कि ऐसा कैसा विवाद पहले आया था, उसके ऊपर केस लॉ आ चुका है, वो जो उसका डिसीजन था वो तुम्हारे ऊपर लागू होगा। इसको बोलते हैं केस लॉज। तो केस लॉ की बहुत सारी स्टडी हमको करनी पड़ती है इनकम टैक्स के अंदर। ओके जी, आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, आइए भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा, जो कि अप्लाई हो गया है पूरे इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 1962 से।
एनुअल फाइनेंस एक्ट जो बजट आता है उसके साथ में फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल जब दोनों सदन में पास हो जाता है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, और उस फाइनेंस एक्ट के जरिए जो है इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हर साल लाए जाते हैं। इनकम टैक्स रूल जो है वो सीबीडीटी बनाता है और उसको इशू करता है। सीबीडीटी सर्कुलर भी इशू करता है कोई डाउट होते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए, और नोटिफिकेशन भी इशू करता है रूल से रिलेटेड। कोर्ट के जो लीगल डिसीजंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब भी कोई विवाद होता है तो उसके लिए। ओके, स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड स्टेप आता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, कि टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 2 तरीके से। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, यही हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, कि जो इंसान है वो कहाँ का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है, बाहर का फॉरेनर है। तो इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक तो होता है OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, OR, NOR और NR। तो ये पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और वहां पर हमें समझ पाएगा कि किसी भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। अब एक ही आदमी की इनकम जो है वो अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकता है? कोई आदमी जो काम करता हो सैलरी का तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। इसके अलावा उसका बिजनेस भी हो तो उससे उसको प्रॉफिट हो सकता है। उसका घर है, जायदाद है, उसने उसको किराए पे चढ़ा रखी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। उसके पास में कोई पुरानी एसेट पड़ी थी, पुरानी जमीन पड़ी थी, उसको उसने बेच दिया, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा तो उसको कैपिटल गेन हो गया। और इसके अलावा उसने थोड़ा सट्टा वट्टा खेल दिया तो उससे उसको अदर सोर्सेज में इनकम हो गई। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जो है ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन 5 हेड्स की इनकम को जब टोटल करते हैं किसी पर्सन की तब जाके उसकी इनकम आती है। अब कोई बोले सर किसी की सारी इनकम नहीं हो तो 1 ले लो, 2 सोर्स हो तो 2 ले लो, 3 हो तो 3 ले लो, 5 हो तो 5 ले लो। और ये 5 हेड जब हम इनकम टैक्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर 4, 5, 6, 7, तब हमारी इनकम टैक्स लगभग 80% हो जाती है। ओके, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये जितनी भी आपके इनकम के हेड है इनकी इनकम को टोटल किया जाता है तो टोटल इनकम आ जाती है, उसके अंदर से डिडक्शन लेस करके नेट इनकम आती है। फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग व्लबिंग होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बताने से मतलब नहीं है, अभी तो आप बेसिक सीख रहे हैं इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अब आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है। इनकम टैक्स की जितनी भी टर्म है उन सब की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है। इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने आती है एसएससी। एसएससी कौन है? एसएससी मतलब टैक्स पेयर, जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है वो एसएससी। मैं अगर इनकम टैक्स जमा करा रहा हूं मेरी इनकम के ऊपर तो मैं एसएससी हो गया। आप अगर अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं तो आप एसएससी हो गए। कोई कंपनी है वो इनकम टैक्स जमा करा रही है गवर्नमेंट की, कंपनी पे भी लगता है, तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों पे ही इनकम टैक्स लगता है, तो वो एसएससी हो गया। एसएससी मतलब टैक्स पेयर। ओके, so SSC means a person who by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। इस एक्ट के अंदर जो भी बंदा गवर्नमेंट को पे कर रहा है पैसा, चाहे वो पेनल्टी के रूप में कर रहा है चाहे वो टैक्स के रूप में कर रहा है, वो एसएससी हो गया। ओके, तो इनकम टैक्स के अंदर जैसे मिस्टर कृष्णा है वो इनकम टैक्स पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो मिस्टर कृष्णा क्या हो गया? एसएससी हो गया। नेक्स्ट आता है फिर हमारा इसके बाद में पर्सन। अब यहां पर पर्सन का मतलब ओनली इंडिविजुअल से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। पर्सन का मतलब ओनली नेचुरल पर्सन से मत समझना, आर्टिफिशियल पर्सन भी शामिल होते हैं, कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिसका जन्म लॉ द्वारा होता है, कानून द्वारा होता है, जैसे कि कंपनीज, ओके, जैसे कि बिजनेसेस। तो पर्सन का मतलब यहां पर इंडिविजुअल से भी है, नेचुरल पर्सन। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बिजनेस होता है उससे भी है, कंपनी जो होती है उनसे भी है, फर्म जो बिजनेस होती है जैसे पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उससे भी होती है। ये एओपी और बीओपी होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसकी फुल फॉर्म है। आगे जब रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। तो ये भी पर्सन होते हैं, ये भी एक बिजनेस की फॉर्म होते हैं। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम वगैरह हो गया, तो ये भी क्या होती है? पर्सन होती है। तो पर्सन जो है वो इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन कहीं ज्यादा बड़ी है, ओनली किसी एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल से नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी, वो आती है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर।
इनकम टैक्स के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ में आती है तभी इनकम टैक्स प्रैक्टिकली समझ में आएगा। देखो इनकम टैक्स लगता कब है, जब एक साल पूरा हो जाता है। जैसे मेरी एक साल की साल में लगता है ना, एक वर्ष के बाद लगता है, तो मेरी जब एक साल की इनकम पूरी कमा लूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि साल भर की मेरी इनकम कितनी है, फिर उसके ऊपर मैं टैक्स जमा कराऊंगा। और इनकम टैक्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर होता है, 2 ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर जिसको मैं शॉर्ट में पीवाई बोलूंगा, एक होता है असेसमेंट ईयर जिसको मैं शॉर्ट में एवाई बोलूंगा। अभी जैसे प्रीवियस ईयर पता है कौन सा चल रहा है, अभी प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 से और ये खत्म हो गया 31 मार्च 2023 को। तो यहां पर आपका जो है फाइनेंशियल ईयर चलता है, मतलब कैलेंडर ईयर हम यूज नहीं लेंगे, वित्त वर्ष चलता है। अप्रैल में स्टार्ट होगा, मार्च में खत्म होगा और ये पूरे 12 महीने होते हैं, तो इसको बोलते हैं 2022-23। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे 2022-23। तो ये जो 22-23 है ये है प्रीवियस ईयर। अब 31 मार्च 2023 चली गई, तो 31 मार्च 2023 तक हर पर्सन को पता चल गया कि उसकी साल भर की इनकम कितनी है, हर बिजनेस को पता चल गया कि उसकी साल भर का प्रॉफिट कितना 22-23 में। अब वो उसके ऊपर क्या करेगा, टैक्स जमा कराएगा। तो उसको पूरा उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने में, टैक्स कैलकुलेट करने में, रिटर्न फाइल करने में उसको समय लगता है, तो गवर्नमेंट उसको समय देती है। और वो जब जो उसको जमा करने का काम, कैलकुलेट करने का काम जो करना होता है वो करना होता है उसको असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर आपका हो गया 1 अप्रैल 2023 से लगाकर 31 मार्च 2024, ये एक साल, इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो यहां पर असेसमेंट ईयर क्या हो गया, देखो यहां पर असेसमेंट ईयर हो गया 2023-24। तो ये वो ईयर है जिसकी हम इनकम लेंगे और ये वो ईयर है जिस पर इस ईयर की इनकम का टैक्स कैलकुलेट होगा और जमा कराना होगा। ओके, तो ये होते हैं आपके असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक, नेक्स्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट होती है इनकम। इनकम क्या होती है, तो इनकम के सोर्सेज होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जो मैंने पहले ही बताया आपको। इसमें सबसे फर्स्ट होता है सैलरी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, ये इनकम होती है। और इनको जब जोड़ लिया जाता है तो टोटल इनकम आ जाती है किसी भी पर्सन की। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेट्स एंड टैक्सेस। सबसे पहले इसमें 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करने वाला हूं, अभी मैं न्यू टैक्स रिजीम पे नहीं आ रहा हूं। न्यू टैक्स रिजीम पे जब आऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब होता क्या है कि ओल्ड वाला भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और न्यू वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप कह रहे होंगे क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब ये है एक ओल्ड टैक्स रेट है, उससे भी हम हमारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ओल्ड को छोड़ करके जो न्यू टैक्स रेट्स आई हैं उसके हिसाब से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहिए। डिफॉल्ट में ओल्ड वाली रहेगी। ठीक है, ओके, ये उसी तरीके से हो गया ना कि नया अपडेट आ गया, अब आप अपडेट कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते आपके ऊपर है, अभी पुराना वाला भी चलेगा। तो पुरानी वाली ओल्ड वाली जो टैक्स रिजीम है वो क्या है, तो देखिए ओल्ड वाली टैक्स रिजीम जो है वो एज के ऊपर काम करती है। ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 60 साल से कम है उनके लिए अलग रेट है, 60 साल या 60 साल से कम है, ठीक है, या तो 60 साल है या उससे कम है, 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब, उसके लिए अलग टैक्स रेट है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 80 या उससे कम है, ठीक है, तो उनके लिए अलग है। और ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से कम है, 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा कितनी हो सकती है, अधिकतर तो 80 पे निपट जाते होंगे, कुछ लोग 100 तक पहुंच पाते हैं, सेंचुरी कर पाते हैं। हर कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली थोड़ी है, ठीक है, ओके, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, भगवान करे अब हजारों साल जिए, वैसे ये कहने की बातें होती है, ऐसा नहीं होता है, सच्चाई तो यही है कि जल्दी निपटेंगे। देखो इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल कौन से अदर देन सीनियर्स और सुपर सीनियर सिटीजन, अब ये भी मैं बता देता हूँ आपको सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है। देखो ये जो मैंने यहाँ पर आपको रेट्स बताई थी ना, 3 चीजें, ये वाली जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है ये नॉर्मल सिटीजन माने जाते हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और 80 हैं, 80 तक हैं, 80 तक हैं, ये होते हैं सीनियर सिटीजन, ठीक है, और जिनकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा होते हैं वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो फर्स्ट चार्ट आपको सामने आ रहा है वो ऐसे इंडिविजुअल है जो 60 साल से जिनकी उम्र कम है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, तो यानी कि न 80 वाले हैं और 60 साल से कम वाले हैं, तो उनकी इनकम पे क्या है। पर अब उनकी इनकम कौन सी इनकम, उनकी इनकम जो है वो 5 हेड की इनकम मिला करके होती है। वो मैंने आपको 5 हेड करवाए हैं यूट्यूब पे, उसकी फुल डिटेल प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, और उसको देखकर आप जो कमेंट करते हो उस कमेंट को पढ़ करके मेरी जो मेहनत है ना वो ऐसा लगता है कि वो मैंने जो मेहनत करी थी, इतने सारे चार्ट बनाए थे,
वो सफल हो गई। बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं। वैसे होता नहीं है ना, अधिकतर ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो 80 से 90% पॉजिटिव कमेंट आते हैं और 10% कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता ही है, कुछ ना कुछ लोग बताते हैं, उसमें हमारी भी कमी हो सकती है, हम उसमें सुधार भी करते हैं। बट इनकम टैक्स जो मैंने पढ़ाया ना, उसमें 100% एकदम अच्छे कमेंट आते हैं, कोई कमी किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं निकाली है, ठीक है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत भी बहुत करी थी। सो मैं ये कह रहा था, वो पांचों हेड जो है, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, या कैपिटल गेन हो, या फिर अदर सोर्सेज हो, वो पांचों हेड की, किसी की 5 हेड हो सकते हैं, किसी की 5 से इनकम हो सकती है, किसी की 1 हेड से भी हो सकती है। जो भी इनकम है उसकी टोटल करनी है, और टोटल करने के बाद में उस पर जो टैक्स लगाना है वो हमारे 2 असेसमेंट ईयर दे रखे हैं। एक दे रखा है 2023-24, ये मैं अभी बात कर रहा, जो ये हमारा असेसमेंट ईयर है और हमको इसको फॉलो करना है, 2023-24 को फॉलो करना है, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 और हमारा असेसमेंट ईयर है 23-24। और क्यों है वो मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया, तो हमको इसको फॉलो करना है। हाँ, ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगले साल काम आएगी, लेकिन अगले साल आपको इनकम टैक्स पढ़नी नहीं है। हाँ, आप अगर इस इनकम टैक्स का काम वगैरह करें तो अलग बात है, तो मैं अभी फोकस इस पे करूंगा। अब इसमें देखिए क्या 23-24 में अगर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से कम है, तो अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है उसको, यानी कि उसको रिटर्न तो भर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा जमा नहीं कराना है, कोई डायरेक्ट पैसा जमा नहीं कराना है। लेकिन अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक हो, 2.5 से ज्यादा और 5 तक, 2.5 तक तो 0 टैक्स है, 2.5 से ज्यादा और 5 यानी कि अगले 2.5, अगले 2,50,000 रुपए कितना है 5%, अगले 2,50,000 रुपए कितना है 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर किसी की इनकम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले ये पढ़ा देता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, और फिर नेक्स्ट 5 से 10 यानी कि अगले 5 से 10 यानी कि अगले 5 लाख पर 20% टैक्स है, और फिर 10 लाख से जिसकी ज्यादा हो उसका कितना है 30% टैक्स है, ठीक है। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ इसको बताऊंगा, आगे वाले आप सब समझ जाना, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखो आपको यहां पर बताता हूं, अभी एक सेकेंड देखो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बंदा है मिस्टर राज, ठीक है, मिस्टर राज जो है उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम मान लेते हैं 12 लाख रुपए, ठीक है, और उसकी एज जो है, ये टोटल इनकम 12 लाख पर ईयर की है ना, ठीक है, और उसकी एज जो है मान लेते हैं 35 साल है, तो वो 60 से कम में आ गया। अब इसके ऊपर स्लैब रेट लगाओ, स्लैब रेट कैसे, 2,50,000 पर कितना है निल, कोई टैक्स पे नहीं करना। फिर 250 से 5 लाख तक कितना है 5%। अब 250 से 5 कितना हो गया 250, उस पर कितना 5%, अब उस पर 5% कितना हो जाएगा 12,500 है ना, क्योंकि 10% होता है 25,000, तो हो गया 12,500। ओके, अभी हम 5 तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी टोटल इनकम मिस्टर राज की कितनी है 12, तो हमें वहां तक पहुंचना। तो नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख, अब नेक्स्ट 5 to 10 कितने हो गए 5 लाख और हो गए, 5 लाख और हो गए। उस 5 लाख पे कितना परसेंट, सीधा 20%। अब 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस, ठीक है। और 10 लाख से ज्यादा, अब 10 लाख से कितने ज्यादा है, 10 से ज्यादा कितने हैं 12, तो 10 to 12 लाख कितने हो गए 2 लाख, 2 लाख पे कितना 30%, 30%, तो ये कितना हो गया 2 लाख का 30%, ये हो गया 60,000 रुपए, है ना। हाँ, अब देखो इसका टोटल टैक्स कितना हो गया मिस्टर हमारे प्यारे राज का। हाँ, तो यहां पर 12 लाख पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 160 और 172,500, सही है ना। ये हो गया टोटल टैक्स पेबल। तो क्या सर 12 लाख अगर हमारी कमाई है तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, बहुत सारी स्कीम्स होती है, बहुत सारी डिडक्शंस होती है जो हमें मिल जाती है, और उसके बाद बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है, अधिकतर ऐसा होता है। इसलिए लोग कई बार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिनकी 1 नंबर में कमाई बहुत अच्छी होती है वो, क्योंकि सर 2 नंबर वाले तो मजे करते हैं। हाँ, जब पकड़ में आते हैं तो फिर वो मजे निकल जाते हैं उनके पूरे, लेकिन नहीं पकड़ में आए तब तक तो करते हैं भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अब मैं बताता हूँ सीनियर सिटीजन का। ये तो हो गया आपका ऐसा बंदा जो नॉर्मल इंडिविजुअल है और उसकी एज जो है वो 60 साल से क्या है कम है। और इसके अलावा इंडिविजुअल के अलावा जो एओपी होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये 2 तरह की संस्थाएं होती हैं, उन पे भी यही लगता है, ठीक है, क्योंकि उनकी तो कोई एज होगी नहीं, फर्म की तो क्या एज होगी।
नेक्स्ट आता हमारा सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में देखिए, जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर 2023-24 मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या है, सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, क्योंकि बेचारा उम्र ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ दे दिया है। अब 2.5 लाख पर नहीं, 3 लाख तक क्या है, 0। और फिर 3 से 5 क्या है, अगले 2, पहले अगले 2.5 थे, अब अगले 2 पे कितना है, 5%। और फिर उसके बाद वो सेम है 5 से 10 पर 20%, और 10 लाख से ज़्यादा हो तो 30%। तो एक रिलीफ दिया गया है यहाँ पर 50,000 रुपये का, और कुछ नहीं है, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन जो है, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि यार ऐसे बंदे हमको ढूंढने से ही नहीं मिलेंगे, तो ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन को जो है थोड़ा ज़्यादा रिलीफ दिया गया है, ताकि वे जो है अपना अब लाइफ जो है, बुढ़ापा वैसे भी बड़ा मुश्किल भरा होता है, तो उसको अच्छे से चला सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, 5 लाख तक कोई टैक्स पे करना जरूरी नहीं है, अगर आपकी उम्र कितनी हो, 80 साल से ज़्यादा हो तो। हाँ, 5 से 10, नेक्स्ट 5 to 10 जो है उस पर सीधा 20% है, 5% का यहाँ कोई मामला ही नहीं है। और 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर 30% है एनुअल आपकी इनकम। एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो अपना इंडिविजुअल की जो मैंने आपको स्लैब रेट बताई, उसके अंदर मैंने बोला था आपको एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है, इनको भी शामिल करना चाहिए। अब एओपी बीओआई क्या है, वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो करवाया था शुरू के 2-4 लेक्चर, उसके अंदर बताया था अच्छे से, है ना, ठीक है। तो नेट इनकम इनका क्या असेसमेंट ईयर में वही है, देखो सेम 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 से 5 कितना है 5%, 5 से 10 कितना है 20%, और 10 लाख से ज़्यादा कितना है 30%। इसके अलावा इनके ऊपर जो है सरचार्ज भी लगता है। अब सरचार्ज किस किस पे लगा है, कब लगता है, सरचार्ज क्या है, सबसे पहले तो सरचार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है। वो अभी तक जो टैक्स रेट हमने कैलकुलेट करी 30% तक जाती है अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो। अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग थोड़ा सा एग्जम्पशन भी मिलता है, थोड़ा रिडक्शन मिलता है। लेकिन बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत 12 लाख से भी बहुत ज़्यादा है, 30% तो लग ही रहा है, उसके अलावा एडिशनल टैक्स भी लगता है जिसको सरचार्ज बोलते हैं। और सरचार्ज तब लगता है जब आपकी इनकम जैसे 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है आपकी इनकम पर, टैक्स पे नहीं, इनकम पर, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है एनुअली तो 25% सरचार्ज लग जाएगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 37%। ये सेम रेट इधर भी एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 2023-24 जो मैंने बताया, मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, ये सेम ही है, देखो 10%, 15%, 25%, 37%। ओके, ठीक है जी। तो सरचार्ज से ज़्यादा डरना मत, सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स होता है जो आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तब से स्टार्ट होता है। 50 से 1 करोड़ होती है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ होती है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ होती है तो फिर आपका 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो फिर 37% सरचार्ज लगता है, ठीक है। अभी करोड़ों अरबों कमाओगे रिसोर्सेज का यूज़ करके तो गवर्नमेंट टैक्स तो आपके ऊपर लगाएगी। अब आप सोचते होंगे इतनी सारी कंपनीज है, कंपनीज का मामला अलग है, अभी तक कंपनी पे मैंने आया ही नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ भी हो सकता है, बट मैं कंपनीज में नहीं आया हूँ अभी तक, हम ओनली इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ओके जी, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति या यूपी, बीओआई और फर्म। अब यहां देखिए बेटा, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अब रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, ओआर, एनओआर, एनआर, मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर कराया था, उसके अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अच्छे से करा रखा है। तो उनके ऊपर भी टैक्स रेट यहाँ पर आपको बताई गई है, 2.5 लाख पर निल है इनकम टैक्स, और 2.5 से 5 पर जो है 5% है, 5 से 10 पर जो है वो 20% है, और 10 से ज़्यादा पर है 30% है। सेम इंडिविजुअल वाला ही है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाहे आप इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, चाहे आपकी उम्र 60 से कम हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो 60 से 80 वाले हो, चाहे आपकी सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 से ज़्यादा वाले हो, चाहे एओपी हो, बीआई हो, एचयूएफ हो, तो भी आप पे एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो इनकम पे नहीं लगता है, वो जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस पे लगता है। कहने का मतलब अगर आप नहीं समझे तो इधर देखिए, ये जो 1,72,500 रुपए का जो टैक्स आया है, इसका 4% क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ओके, क्योंकि वो जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसको हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, जो इंडियंस हैं, सिटीजन्स हैं हमारे, उनके ऊपर, अपने देश के ऊपर। ओके, ताकि हेल्थ और का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाया जा सके। और उसके ऊपर सरचार्ज क्या है, वही है 10%, 15%, 25, 37, अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसका ये सरचार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। एएमटी भी होता है जिसको अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स बोला जाता है, और एक मैट होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स।
एमएटी और एएमटी। एएमटी जो है वो इंडिविजुअल वगैरह पे लगता है और एमएटी जो है वो कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स पे लगता है, लेकिन इसको अगर कवर करना है तो अलग लेक्चर एक लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ओल्ड टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, आप उसको डिफॉल्ट ही उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो ओल्ड को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम में भी एंटर कर सकता है। न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर जो सेक्शन लगता है वो लगता है 115 BAC, 115 BAC याद रखना, सेक्शन नंबर 115 BAC, ये उसके ऊपर लगता है, ठीक है। इसकी टैक्स रेट में क्या क्या चीजें हैं, तो असेसमेंट ईयर 2023-24, असेसमेंट ईयर 2023-24 का बता रहा हूं। आप अगर गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो इसमें बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन वो असेसमेंट ईयर 24-25, 25-26 के लिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं 23-24 की बात कर रहा हूं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 7.5 देखो 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। सो ओल्ड वाली में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये टैक्स रेट्स देखने को मिलती हैं और पर आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। 24-25 के लिए दे रखी है यहाँ पर 115 BAC के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो भी दे रखा है, वो लगभग वो तो सेम ही लग रहा है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 2 करोड़ से ज़्यादा हो उसका क्या करना वो बताया नहीं है इन्होंने, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पर, वो 4% लगता है, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, वो 4% ही है। ये देखिए यहाँ पर ये रहा 4%, और किस पे लगता है, टैक्स पे लगता है, जो टैक्स पेबल है उसके ऊपर लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन कुछ सेटिस्फाइड करनी पड़ती है, अगर ये कंडीशन किसकी है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में एंटर हो रहे हैं तो आपको ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप एंटर हो पाएंगे, वरना आप पे ओल्ड ही लगेगी। ओके, अब ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस है, लगभग यहाँ तक है, देखो TUV तक है, पूरी अल्फाबेट्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा फिर नॉर्मल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गई, उस पर जो नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है वो है 30%। पार्टनरशिप फर्म पे कितना लगता है 30%, सरचार्ज कितना लगता है 12%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है 4%। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इस पे MAT भी लगता है। और अब आते हैं डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर। अब कंपनीज के ऊपर आते हैं। कंपनी 2 तरह की होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। फॉरेन कंपनी आप समझते हैं क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी भी समझते होंगे, नहीं समझते तो कंपनी लॉ की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और वो भी बड़ा शानदार पढ़ाया है, आपको मजा आएगा पढ़ करके, ठीक है। चलिए, डोमेस्टिक कंपनी, उसका तो पहला ही लेक्चर देख लो, उससे ओवरव्यू मिल जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी यानी घरेलू कंपनी जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसमें हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, और 23-24 के अंदर जो है उसमें अगर टर्नओवर 2020-21 के अंदर 400 करोड़ से कम था तो 25%, लेकिन हम 20-21 की क्यों बात करेंगे, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा 22-23 है, तो हम 22-23 की बात करेंगे। तो ये दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों ही पॉइंट आपके काम के नहीं है। तो सर हमारे पॉइंट के काम कौन से हैं, ये तो कोविड के टाइम का थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, वो तो वो है, वो ये हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 2022-23, हमको 20-21 और 20-21-22 से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो है 22-23। और 22-23 में एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी जिनकी इनकम जितनी भी जिनका प्रॉफिट है उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इसके ऊपर सरचार्ज अलग लगेगा, और इसके अलावा जो इसके ऊपर एजुकेशनल सेस अलग लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज जो है वो 7% से स्टार्ट होता है, क्योंकि 10 से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल पे 10 से होता है, क्योंकि उन पे टैक्स कम लगता है। इस पे सीधा ही 30% टैक्स दे दिया है, स्लैब रेट नहीं दी है, डायरेक्ट 30% टैक्स है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि 7% सरचार्ज लगता है अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से कम हो, बट अगर एक इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो और 10 करोड़ तक हो तो 12% सरचार्ज लगेगा, और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो फिर आपका सरचार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा एजुकेशन सेस तो लगेगा ही कितना 4%। फिर आता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मैंने आपको बता ही दिया है। मैट लगता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी लगता है, किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर, ठीक है। स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन डोमेस्टिक कंपनी, कुछ स्पेशल अगर आप प्रोविजंस आप पे लगते हैं तो वो है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप फालतू कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन कंपनी भी आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा। फॉरेन कंपनी में कितना लगता है 40%, फॉरेन कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उस पर 40% लगता है। इसके अलावा सरचार्ज अलग लगता है, और एजुकेशन एंड हेल्थ जो सेस है वो 4% लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती होगी कंपनीज, यानी कि ये कंपनी अगर इंडियन कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी और उसने 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया है अगर साल में, तो 30% यानी लगभग 300 करोड़ और एजुकेशन सेस और सरचार्ज जोड़ दिया जाए तो 300 करोड़ से भी ज़्यादा जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है तो है, ओके, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करती है ना। यस,
ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये लगता है 10,000 रुपए तक इनकम है तो 10%, 10 से 20 है तो 20%, 20 से 30% फ्री कर देना चाहिए। क्या 30% इस पे कर रहे हैं, चलो ठीक है। सो इसके ऊपर भी सरचार्ज EMT वगैरह लगता है सोसाइटी के ऊपर। बस मेन मैंने आपको बता दिया है, जिसमें हमने इंडिविजुअल के बारे में बात करा, ओल्ड वाला और न्यू वाला टैक्स रिजिम। फॉर डोमेस्टिक कंपनी में बात करा 30%, 4% और सरचार्ज, और डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी में बात करा 40% और सरचार्ज। तो आई होप आपको अच्छे से पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लाइव क्लासेस चलेगी। और अगर आप फ्री में यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ये लेक्चर्स देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।